हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल सीएफओस। आज जीटीएस सर्विसेज के ऊपर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले हम इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी करेंगे, फिर कौन टैक्स पेने के लिए लायबल है, इनपुट क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी क्या है, आईजीएसटी सीजीएसटी क्या लगेगा, क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करने हैं। हिस्ट्री, ये जीटीए के ऊपर सर्विसेज के ऊपर टैक्स का एक हमेशा से लफड़ा ही रहा है, काफ़ी डिस्प्यूट मैटर रहा है। 1997 में सबसे पहले टैक्स लगा था, जो नेशन वाइज स्ट्राइक की वजह से वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर सरकार ने 2004 में इसके ऊपर टैक्स लगाया, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर इसे विड्रॉन लिया गया। फिर 2005 में सरकार ने कमेटी बनाई और उसे कहा कि जाँच करे कि इस इंडस्ट्री में ऐसा किए क्या प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है, और जांच के दौरान ये फाइनल किया गया। फिर उन्होंने सर्विसेज टैक्स लगाया, लेकिन वो रिवर्स चार्ज के हिसाब से लगाया, ताकि जो सर्विस ले रहा है उसे टैक्स देना पड़ेगा। नाउ हु हैव टू पे द टैक्स? टैक्स पे कौन करेगा? जीटीए के केस में, जीटीए के केस में क्लियर कट बता दिया गया है कि जीटीए जो 100 कुछ सेक्शन अंडर 9 सब सेक्शन 3 के अंदर क्लियर कट बताया गया है कि कुछ एक सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है कि अगर ये सब सर्विसेज कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो ही इज़ नॉट लायबल टू चार्ज टैक्स, उनको टैक्स देने की कोई दरकार नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, जो उस सर्विसेज को रिसीव कर रहा है उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में दिया गया है। मीन्स रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडर जीटीए, इन दोनों में से कौन टैक्स देगा? तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जो है वो टैक्स देगा। मीन्स द पर्सन हु रिसीव द सर्विसेज हैज टू पे द टैक्स। अब इस सेक्शन 9(3) में कौन कौन से रिसिपिएंट कवर किए गए हैं उसकी डिटेल दी गई है। फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं अपने अपने एक्ट के अंदर। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सबको क्लियर अंदर ले लिया गया है। एनी कॉर्पोरेट स्टैब्लिशमेंट लाइक प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी और एलएलपी, कुछ भी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, एंड कैजुअल टैक्स पेयर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी बीओपी को भी पार्टनरशिप के अंदर के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है। ये सब सारे पर्सन्स अगर हैं, वो रिसिपिएंट है, तो उनको रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करिए कि सेक्शन 9(3) ने एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड प्रोप्राइटर को कवर नहीं किया अगर वो अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं किया, इन लोगों को कवर नहीं किया गया। मीन्स इफ जीटीए इज गिविंग सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड एचयूएफ, प्रोप्राइटर एंड इंडिविजुअल, देन जीटीए हैव टू पे द टैक्स। अगर ये रजिस्टर्ड होते हैं तो ये पॉइंट नंबर 4, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी के अंदर आ जाते हैं ये तीनों। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई जीटीए सर्विस दे रहा है तो इन दैट केस जीटीए को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इट्स विल कन्वर्ट इनटू द फॉरवर्ड टैक्स रेजिम। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, टैक्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये पर्टिकुलर आईजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हालांकि टैक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे, जो कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, एंड नेचर ऑफ सप्लाई है, वेदर इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा सप्लाई है। तो मेजरली मेन थंब रूल क्या है कि लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस दे रहा है उसका लोकेशन, एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर ये दोनों सेम स्टेट में है तो ये इंट्रा स्टेट कहलाएगा, और अगर अलग अलग स्टेट में है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे हम बाहर निकालेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मैं आपको बताता हूं, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट। सर्विस प्रोवाइडर यानी जो जीटीए है सर्विस दे रहा है, एंड सर्विस रिसिपिएंट जो सर्विस ले रहा है। अब अगर बोथ आर इन इंडिया, अब अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। एंड अगर वो अनरजिस्टर्ड है, इन दैट केस लोकेशन फ्रॉम वेयर द मटेरियल हैंडेड ओवर द ट्रांसपोर्टेशन, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। इफ एनी ऑफ देम आउटसाइड इंडिया है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। नाउ इसको हम कुछ एक एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसकी। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी।
एग्जाम्पल क्या है, अपना मान लीजिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जाम्पल विद इन इंडिया हम कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ जीटीए जो सर्विस दे रहा है वो दिल्ली में है, एंड फ्रेट पेमेंट बाय कंसाइनर। यहाँ प्रॉब्लम यही हो रही है कि कभी जनरली ट्रेड में क्या होता है कि कंसाइनर कभी पेड बिल्टी भेजते हैं और कभी कभी टू पे की बेसिस पे भेजते हैं। तो इन दिस केस जीटीए के लिए कभी कभार जो टैक्स पेमेंट करता है वो सर्विस रिसिपिएंट होता है। अगर कंसाइनर टैक्स पेमेंट कर रहा है तो कंसाइनर रिसिपिएंट है, और अगर कंसाइनी पेमेंट कर रहा है तो कंसाइनी रिसिपिएंट है। अपने इसके एग्जांपल में जीटीए दिल्ली में है एंड फ्रेट पेमेंट बाय कंसाइनर हो रहा है, मतलब वो पेड बिल्टी भेज रहा है। तो केस 1 देखिए कि अपना जो कंसाइनर है वो रजिस्टर्ड है एंड बिल्टी वो पेड बिल्टी भेज रहा है। मूवमेंट ऑफ गुड दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है। कंसाइनर लोकेशन है दिल्ली का एंड कंसाइनी लोकेशन है चेन्नई का। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, यस, क्यों कि पर्सन इज रजिस्टर्ड, इसलिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, वो इसलिए होगा कि जो सर्विस दे रहा है जीटीए वो दिल्ली से है एंड जो सर्विस ले रहा है जो रिसिपिएंट है वो भी दिल्ली से है एंड अगेन वो रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन है इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो जहाँ गुड्स हैंड ओवर हो रहे हैं वहाँ लोकेशन लिया जाता। एंड नेचर ऑफ सप्लाई इन दैट केस, जब दोनों ही दिल्ली से हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई की नेचर ऑफ सप्लाई हो गई। एंड अगर इंट्रा स्टेट है तो एप्लीकेबल टैक्सेस वुड बी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड जीएसटी टू बी पेड बाय कंसाइनर। सेकंड केस लेते हैं, अगर हम दिल्ली टू दिल्ली ही गुड्स का मूवमेंट करते हैं तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि दोनों का लोकेशन दिल्ली है, कंसाइनर एंड कंसाइनी का। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गई। तो सिंपल केस इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगी, कंसाइनर पेमेंट करेगा। केस 3 में क्या है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कंसाइनर है, सर्विस रेसिपिएंट, एंड गुड्स दिल्ली टू चेन्नई भेजा जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो दिल्ली हो गई एंड रिवर्स चार्ज नो हो जाएगा। वाई? बिकॉज अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इससे फॉरवर्ड टैक्स रिजिम में आ जाएगा एंड जीटीए को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा एंड इट विल ट्रीटेड एज इंटर स्टेट। केस 4 में अगेन दिल्ली टू दिल्ली मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो ये भी इंटर स्टेट में कवर हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखने लायक बात है कि इन स्पाइट ऑफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, इट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिल्ली एज वेल, क्योंकि जीटीए का लोकेशन दिल्ली है एंड वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी दिल्ली में ही प्रोवाइड कर रहा है। कंक्लूजन, इफ सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ मटेरियल हैंडेड ओवर विल बी टेकन। सेकेंड एग्जाम्पल अपने लेते हैं कि मान लीजिए अपना पेमेंट बाय कंसाइनी हो रहा है फ्रेट का। इन दैट केस हम कैसे करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। केस 1, कंसाइनर अपना रजिस्टर्ड है, मोड ऑफ फ्रेट पेमेंट टू पे बेसिस पे है, गुड्स दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है, कंसाइनर दिल्ली में है, कंसाइनी चेन्नई में है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस होगा बट ऑब्वियस क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी चेन्नई। क्यों कि जो सर्विसेज सप्लाई हो रही है जीटीए से वो अलग स्टेट में सप्लाई हो रही है, जो रिसिपिएंट है वो अलग स्टेट में है, दैट इज़ वाई यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई आ जाएगी एंड इट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड आईजीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी एंड जीएसटी टू बी पेड बाय द कंसाइनी अंडर रिवर्स चार्ज मेकानिज्म। सेकंड केस लेते हैं, सेम केस है, दिल्ली टू दिल्ली अगर सप्लाई हो रही है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली आ जाएगी, कारण कि अपनी सर्विस भी सप्लाई दिल्ली में हो रही है एंड पर्सन भी रजिस्टर्ड दिल्ली में ही है, और इंटरेस्टेड आ जाएगी सीजीएसटी एसजीएसटी की कंसाइनी लाइबिलिटी आ जाएगी। अनरजिस्टर्ड को अगर करते हैं नेक्स्ट रेस्ट 2 केसेस में तो जीटीए की लाइबिलिटी आएगी, इट विल ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट। अब अपने एक्सपोर्ट की एग्जांपल लेते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जांपल्स एक्सपोर्ट के केस में। जीटीए दिल्ली का है, फ्रेट पेमेंट बाय द कंसाइनर। अगर कंसाइनर रजिस्टर्ड है, मोड ऑफ फ्रेट पेमेंट पेड है, मूवमेंट ऑफ गुड दिल्ली टू नेपाल जा रहा है, दिल्ली एंड नेपाल में है कंसाइनर एंड कंसाइनी,
रिवर्स चार्ज तो बट ऑब्वियस है नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गई क्योंकि कंसाइनर पेमेंट कर रहा है फ्रेट का, इट्स विल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट एंड कंसाइनर पेमेंट करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड को हो रहा है तो GTA टैक्स पेमेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने लेते हैं कि मान लीजिए हम अगर कंसाइनी फ्रेट पेमेंट करता है एक्सपोर्ट के केस में, तो स्टेटस ऑफ कंसाइनर जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड ही रहेगा क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है। एंड मोड ऑफ पेमेंट टू पे है। मूवमेंट ऑफ गुड्स दिल्ली टू नेपाल जा रहा है, दिल्ली नेपाल में है कंसाइनर एंड कंसाइनी, रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हो गए नेपाल, इट्स विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट एंड एप्लीकेबल टैक्सेस आर IGST रहेगा। और अगर GTA बॉन्ड इशू करता है तो वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड GST टू बी पेड बाय द GTA। Now, value of services on which GST is liable. What are the value of services on which GST is liable? Amount of rate charge plus incidental charges like labor charges, loading and unloading charges जो लगते हैं उन सबको जोड़ करके जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर GST की टैक्स लगेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविज़न क्या है, यस और नो। यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये हो रही है कि रेट में जो स्पेसिफाई किया गया है वो 5% विथ नो ITC। लोग ये समझ रहे हैं कि ITC मिलेगी नहीं। ये इसलिए ये जो रेट मेंशन किया, मेक ए नोट, रेट्स प्रोवाइडेड आर फॉरवर्ड रेट्स एंड गिवन फॉर सर्विस प्रोवाइडर और गुड्स सप्लायर, मीन्स नो ITC अवेलेबल टू GTA हु प्रोवाइड सर्विसेज। As tax is paid by recipient, ITC is allowed to recipient only. As it's a case of RCM, henceforth credit will also be allowed as per the rule of RCM. अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएंगे ITC अवेल करने के लिए? डॉक्यूमेंट बिल्टी हो गया, कंसाइनमेंट नोट हो गया या फिर इनवॉइस हो गया जो GTA इशू करता है। अब प्रोसेस फ्लो क्या है, GTA अपने GSTR 1 में बिल ऑफ सप्लाई अपलोड करेगा। वो अपलोड करते ही GSTR 2 के अंदर 2A के अंदर रिसिपिएंट को ऑटोमेटिकली वो डिटेल दिखेगी एंड देन रिसिपिएंट हैव टू एक्सेप्ट द एंट्री टू अवेल ITC। अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस फ्लो में चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(3) देन सर्विस प्रोवाइडर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन की दरकार इस केस के लिए नहीं है। Supply of goods or services which are made to unregistered person like HUF, proprietor, individual, then it's a case of forward tax liability. GTA need to take registration. यहाँ पर GTA को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ताकि वो अपना टैक्स पेमेंट कर पाए। अब बात करते हैं exemptions की। When GST is not charged on the services provided by the GTA, वो क्या क्या सर्विसेज हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लावर अगर सप्लाई किया जा रहा है, पल्सेस एंड राइसेस है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, न्यूज़पेपर और मैगजीन है, रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल्स है, कोई नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए रिलीफ मटेरियल्स सप्लाई किए जा रहे हों, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स है। अगर कोई सर्विसेज कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड अगर सिंगल कैरिज में हो रहा है और उसकी वैल्यू 1500 से ज़्यादा है इन दैट केस, एंड 1500 से ज़्यादा नहीं हो, आई मीन ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर ऑल सच गुड्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी अगर पार्ट लोड में है तो 750 रुपये से ज़्यादा ना हो। इन सब केसेस में एग्जम्पशन है। नाउ रिकॉर्ड्स विच नीड टू बी मेंटेन्ड बाय GTA, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी GTA एज ए GTA सर्विस दे रहा है तो उसे भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको अपना बिजनेस के बारे में इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म नंबर GST ENR01 में बताना पड़ेगा एंड देन वो क्या क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, डिलीवर्ड किया एंड क्या क्या गुड्स ट्रांजिट में है खुद के लिए एंड उसकी हर एक ब्रांचेस के लिए उसे शो ऑफ करना पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं कि जो GTA इनवॉइस और बिल्टी इशू करता है उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। It should contain gross weight of goods, name of the consignor and consignee, registration number of goods carriers in which goods are transported, details of goods, details of place of origin and destination, and GSTIN of person liable to pay tax. So this is all about GTA services. Please do comment if you face any problem.